संविधान के क्रमिक विकास को, हमारा संविधान किस तरीके से बना, उसके पीछे क्या क्या कारण थे जिन वजह से संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं ये क्लास जो है वो सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक कवर किए गए हैं और बस थोड़े ही हैं। अगर क्योंकि हमारा पर्पज़ मेन वनडे एग्ज़ाम के लिए ही है, तो इसमें आपको सारे फैक्ट्स मिलेंगे, फैक्ट्स में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत आपको डिटेल मिलेगी, क्योंकि मुझे उस तरीके से पढ़ाना पसंद है, तो ताकि बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो हम साथ पढ़ते रहेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, संविधान के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम ये समझते हैं कि संविधान होता क्या है। तो संविधान जो होता है वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, उसे संचालित करने के लिए जो नियम कानून हम बनाते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी देश को संचालित करते हैं, उसके ज़रूरतों को, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और उनको पूर्ति कराने के लिए जिन नियम कानून की आवश्यकता होती है उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान जो होता है, संविधान के दो स्वरूप होते हैं, लिखित व मौखिक संविधान। तो मौखिक को कहीं कहीं अलिखित भी बोल दिया जाता है, लेकिन ये अलिखित नहीं होता, ये भी लिखा ही जाता है, पर इसमें संशोधन इतनी आसानी से किया जाता है कि इसे अलिखित बोल दिया जाता है सामान्यतः लोगों के द्वारा, लेकिन इसे अमौखिक संविधान कहना भी लोगों द्वारा कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किस तरीके से, किन नियमों के द्वारा जो संविधान की जो रूपरेखा है वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में रखा, कौन कौन से उन्होंने कानून लाए, जिसके बाद हमें भी ये जानने और समझने का मौका मिला कि हम अपने देश को इनकी चंगुल से कैसे छुड़ा सकते हैं। तो इस क्रम में भारतीयों को लुभाने के लिए, यहाँ पर एक सशक्त शासन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपके ऊपर भारतीयों से अच्छे शासन ब्रिटिश के लोग कर सकते हैं, ब्रिटेन के लोग कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए वो कई क्रम में उन्होंने कई सारे कानून लाए, कई सारे अधिनियम लाए, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लाया गया था, और ये एक्ट लाया गया तो इसमें कई सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि जो बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर बनाए गए थे, ये गवर्नर का सिस्टम शुरू हुआ जब भारत के लोग ब्रिटिशर्स से ये प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को हार जाते हैं। उसके बाद बंगाल में गवर्नर की व्यवस्था की जाने लगी। अंग्रेज़ों ने अपने गवर्नर को वहाँ गवर्नर के पद को सृजित किया और गवर्नर के माध्यम से राज्यों पर शासन करना शुरू किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया तो उसमें ये कर दिया कि जो बॉम्बे और जो मद्रास, उस वक्त मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, जिसमें कर्नाटक का भी क्षेत्र आता था, तो बॉम्बे को उन्होंने और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विकेंद्रीकरण था, सत्ता का विकेंद्रीकरण था, जो कि कई सारे गवर्नर थे, तो उनको केंद्रीकृत कर दिया गया, उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। पहले पॉइंट में हम ये पढ़ सकते हैं कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि 1773 के एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई, जो कि 1774 में जाके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके पहले जो न्यायाधीश थे, वो मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एलिजा एमपी। ये फैक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे ध्यान से पढ़ते चलें, ये जो फैक्ट लिखे गए हैं। और अगर आपको पीडीएफ मिर्ज़ापुर हिंदी में और अकेडमी इंग्लिश में लिखा है तो आप उसे सर्च करेंगे, या फिर अगर आपकी डिमांड होगी तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम अगले एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, तो आप इसे अच्छे से पढ़ते चलें। इसके बाद कई सारे एक्ट लाए गए, जो कि जैसे कि 1784 में लगभग 11 साल बाद ही, 10-11 साल बाद ही ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसमें कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये
पिट्सर यंगर जो ब्रिटेन के पीएम थे, उनके अधीन ये लाया गया था, उनके द्वारा तैयार कराया गया था ये, जिसमें कि 2 व्यवस्थाएं की गई, जिसमें राजनीतिक रूपरेखा तैयार करने के लिए बीओसी यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है, की स्थापना की गई, और वाणिज्यिक कार्यों को देखरेख के लिए निदेशक बोर्ड, जिसको कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, की स्थापना की गई। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1793 में चार्टर एक्ट लाया गया, क्योंकि ये जो एक्ट थे, चार्टर एक्ट के क्रम में हम देखेंगे कि 4 चार्टर एक्ट लाए गए थे, और चारों चार्टर एक्ट को 20-20 साल की अवधि तक बढ़ाया गया था, कि एक चार्टर एक्ट आएगा, उसके बाद दूसरा 20 साल पे आएगा, फिर ऐसे करते करते 4 चार्टर एक्ट आए थे, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि ये पहला चार्टर एक्ट जो है वो 1793 में लाया गया। दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में लाया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंपनी के अधिकार को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया था, या लगभग कहें कि समाप्त करने की कगार पर ला दिया गया था, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था कंपनी ने, और कंपनी बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक लाभ लेने लगी थी, और ब्रिटेन की शासन को, वहाँ की जो राजनीतिक सत्ता थी, उन्हें ये दिख रहा था कि व्यापारी लोग कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं भारत की शासन व्यवस्था में, और इससे पहले कि व्यापारी लोग ही वहाँ की राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में कर लें, इससे अच्छा होगा कि ब्रिटेन उन पर शासन करे, और जिसका पूरा लाभ ब्रिटेन की सरकार को मिले। तो इसके लिए उन्होंने कंपनी को सीमित करने का काम शुरू किया, जिसमें कि उन्होंने कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटेन के आम नागरिक, जो कि व्यापारी नहीं थे, उनके लिए भी भारत में व्यापार करने के लिए रास्ते खोल दिए। और दूसरा हम देखेंगे कि सारे व्यापार के तो रास्ते खोल दिए, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये दोनों अभी भी ब्रिटेन के हाथों में ज्यों का त्यों बना हुआ था। पूरी तरीके से इस पर ब्रिटेन की जो व्यापारी थे उनका ही हाथ था। उसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट के कड़ी में तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में लाया जाता है। 1833 में लाए गए चार्टर एक्ट में भी क्या किया गया कि जो अभी तक चीनी और चाय का जो व्यापार था, चीन और चाय का जो व्यापार था, तो चीन और चाय के व्यापार को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट लाया गया 1853 में, जो कि ये अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। चार्टर एक्ट की 4 चार्टर एक्ट की कड़ी में ये अंतिम चार्टर्ड एक्ट था, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया गया कि भारतीयों के लिए सिविल सेवा, जो विशिष्ट सिविल सेवा थी, विशिष्ट सिविल सेवा इसलिए क्योंकि इससे पहले तक जो सिविल सेवा थी वो उसके इतने ज़्यादा मायने नहीं थे, और उसके होने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन थी। उसके बाद धीरे धीरे इस प्रक्रिया को सरल किया गया, और भारतीयों के लिए विशिष्ट सिविल सेवा यानी कि ऊपरी पद के लिए उनके लिए भी शुरुआत करने की बात की गई इसमें, और शुरुआत करने की पहल की गई। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे चार्टर एक्ट इन सारे चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को सीमित किया गया। उसके बाद धीरे धीरे 1853 के एक्ट में लगभग ये बात कह दी गई थी कि किसी भी वक्त कंपनी के पावर को, जो कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है भारत में, कंपनी के शासन को ख़त्म किया जा सकता है, इस बात की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद शासन जो है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 में क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद देश की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि सीधे इसमें ब्रिटेन की सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, और उसके बाद भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसे ब्रिटेन के ताज के अंडर कर दिया गया। ताज यानी कि वहाँ की जो महारानी थी, उनके अंडर में अब भारत शासन अधिनियम बनकर भारत में आने लगा, जिसके द्वारा भारत पर राज किया जाना शुरू किया गया। इस कड़ी में हम देखेंगे ताज के शासन की जो मुख्य बिंदु हैं उसे हम देखेंगे कि ताज का शासन लाया गया, तो उसमें सबसे पहले वायसराय पद को, जो गवर्नर जनरल का अब तक पद हुआ करता था, उसे वायसराय का पद शुरू कर दिया गया, और पहले वायसराय जो भारत के बने वो थे कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1861 लाया गया, जिसमें कि एक ब्रिटेन की सरकार ने भारत में हो रहे विरोध को दबाने के लिए इस बात की घोषणा शुरू कर दी कि हम उत्तरदायी सरकार ला रहे हैं, और इसमें वायसराय को जो है शक्ति प्रदान की जाएगी, और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और उसके बाद हम देखेंगे कई सारे अधिनियम लाए गए, जिसमें कि जो कि बस आप जानकारी के लिए ध्यान रखिए, इन सबसे क्वेश्चन वैसे ज़्यादा वनडे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जिसमें भारत शासन अधिनियम 1853
1873 लाया गया, उसके बाद 1876 आया, उसके बाद 1892 आया। ये लगभग 10 साल, 12 साल, 2 साल, 3 साल की गैप पे ये सब लाए गए। उसके बाद हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो ये मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम जो कि 1909 में लाया गया था, जिसे कि सांप्रदायिक अधिनियम के नाम पे जाना जाता है। सांप्रदायिक अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि तत्कालीन जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय उस टाइम मिंटो थे। मार्ले मिंटो जो है वो 2 लोगों के नामों से मिलकर बना हुआ है। जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे, भारत सचिव मार्ले थे, और भारत के वायसराय उस वक्त मिंटो थे, और सचिव जो थे वो मार्ले थे। तो इन दोनों के सहयोग से ये अधिनियम लाया गया था, और ये सांप्रदायिक अधिनियम था। सांप्रदायिक अधिनियम इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए धीरे धीरे अलग से निर्वाचन की स्थापना की जाने लगी थी, और यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी, इसलिए इसे सांप्रदायिक निर्वाचन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है इस अधिनियम को। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक मिंटो को बोला जाता है, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक बोले जाते हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम 1919 का अधिनियम, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, और इसे एक सुधार अधिनियम के तौर पर देखा जाता है कि उस वक्त 1919 में जलियांवाला बाग कांड और उससे पहले सांप्रदायिक जो चीज़ें हुई, उसके बाद जो बंगाल विभाजन के कार्य हुए, तो इस सब से भारत की जनता जो थी वो बहुत ही आक्रोशित थी, जिसके समाधान के लिए उन्होंने सुधार अधिनियम लाया और इसमें कई सारे प्रावधान किए, लेकिन फिर भी ये भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और इसे सुधार अधिनियम की संज्ञा दी गई। इसमें यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इससे पहले इसका नाम फेडरल पब्लिक कमीशन हुआ करता था। संघ लोक सेवा आयोग तो 1950 में भारत को गणतंत्र घोषित करने के बाद इसका नाम यूपीएससी रखा गया। लोक लेखा कमेटी जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना भी इसी वक्त की गई थी। और इसके बाद आगे हम देखते हैं 1935 का अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। 1935 का अधिनियम से ही हमारे संविधान की जो रूपरेखा ही नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में लगभग 50 से 60% जो अधिनियम जो कानून बनाए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम 1935 के अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसका हेडक्वार्टर जो था वो कलकत्ता ही हुआ करता था, लेकिन 1937 में उसके हेडक्वार्टर को दिल्ली में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और गवर्नर जनरल की शक्ति को और भी ज़्यादा विस्तारित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम के बाद 1935 आते आते तक भारतीयों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया अंग्रेज़ों का, और इतना विरोध देखते हुए मांग उठने लगी कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, जिसके तहत क्रिप्स मिशन लाया गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, और क्रिप्स मिशन में अंग्रेज़ों ने भारत को डोमिनेंट स्टेट बनाने की बात की। डोमिनेंट स्टेट का मतलब यह होता है कि ऐसा स्टेट जिसके आंतरिक मामले तो उस देश के लोग देखेंगे, लेकिन बाह्य मामले उस देश द्वारा देखा जाएगा जिसका उस राज्य पर अधिकार है। मतलब कि जो आंतरिक मामले थे वो भारतीयों के हाथ में दिए जाएंगे, और जो इंटरनेशनल मामले होते हैं, भारत किस युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, भारत के संबंध किस तरीके से दूसरे राज्यों से स्थापित किए जाएं, ये सब मामले जो होंगे वो अंग्रेज़ों द्वारा देखे जाएंगे। तो उस वक्त मुस्लिम लीग ने इसका बहुत ही विरोध किया, और मुस्लिम लीग के विरोध के चलते यह मिशन फेल हो गया। उसके बाद 1945 में वेवेल प्लान आया। उसके बाद हम देखेंगे कि वेवेल प्लान के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन के द्वारा हमें पता है कि कैबिनेट मिशन ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इतने सारे क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, अगस्त प्रस्ताव, ये सब आने के बावजूद भी भारत के संविधान बन पाने की रूपरेखा नहीं तैयार हो पाई, किंतु कैबिनेट मिशन के द्वारा ये तय हो गया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, और कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो आज के लिए हम यहीं पर समअप करते हैं, और कल हम कैबिनेट मिशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम संविधान के बारे में भी अपने कुछ पढ़ेंगे, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अध्याय हैं, ये सब भी हम